Good morning, students. Myself Bipin Reshamwala, and I'm continuing chapter 6 Life Processes, part 3. Let's proceed. In last section, we have seen regarding nutrition, how the human digestive system works, and we have also seen nutrition in amoeba and paramecium. One more thing we need to see that dental cavities. हम सभी के दांतों में कभी ना कभी जो बोलते हैं ना सड़ जाता है कभी कभी सड़न जिसको बोलते हैं तो क्यों होता है वो तो डेंटल कैविटीज और कैरीज डेंटल कैरीज और द टूथ डीके यानी दांत सड़ जाना कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल एनामल यानी जो व्हाइट कलर का जो अपना पार्ट होता है दांत जो होता है वो एक टाइप का एनामल उसको बोलते हैं एंड डेंटिन जो उसका कंटेंट इट बिगिंस व्हेन द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइज द एनामल अभी जो एनिमल जो है अपना व्हाइट कलर का जो पार्ट है जो टीथ का उसको एनिमल बोलते हैं तो बैक्टीरिया कब एक्ट करते हैं शुगर के ऊपर हम कभी भी कोई चीज़ खाते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि रात को हम लोग बहुत खाते हैं या लंबे समय तक अगर हम हमारे दांतों को ब्रश नहीं करते दिन भर में तो बैक्टीरियाज अपना काम शुरू कर देते हैं बैक्टीरियाज क्या करेंगे जो दांत होते हैं उसके ऊपर जो शुगर कोटेड या तो कार्बोहाइड्रेट कोटेड जो कुछ भी लगा होता है तो उसको डीकम्पोज करना शुरू करते हैं और ऐसा जब लंबे समय तक होता है खास करके रात के खाने के बाद अगर ब्रशिंग नहीं करते हैं सोने से पहले तो ये रात का टाइम जो कि काफ़ी लंबा होता है 6-7 घंटे का जो टाइम होता है तो उसमें बैक्टीरियाज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हमारे मुंह के अंदर ही ये डीमिनरलाइज यानी कि एनिमल को वीक कर देते हैं उसमें खड्डा कर देते हैं masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque कभी कभी वाइट जो अपने जो टीथ होते हैं उसके ऊपर येलोइश कलर की परत जम जाती है प्लाक जम जाता है वाइट कलर का छोटा छोटा ऐसा पार्टिकल जैसा जम जाता है उसको प्लाक बोलते हैं सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड तो इस वजह से जो अपना मुंह का जो सलाइवा होता है वो दांतों के ऊपर एग्जैक्टली exactly उस पहुंच नहीं पाता है और ये प्लाक की वजह से दांत जो है वो सड़ जाते हैं एज प्लाक कवर्स द टीथ ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड इफ अनट्रीटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म में इन्वेट द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन तो बहुत ही कॉमन सा है रूट कैनल फिर करवाना पड़ता है हमारे पूरे दांत को अंदर से वो सड़ा देता है और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है इसमें तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ब्रश योर टीथ बिफोर गो टू बेड इन नाइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन एक्टिविटी 6.4 बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है यहाँ दो टेस्ट ट्यूब लिए टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब बी की बात अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे ना लाइम वाटर बच्चों लिया गया है टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर अब यहाँ पे ध्यान रखना लाइम वाटर का मतलब नींबू पानी नहीं है लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसको लाइम वाटर बोलते हैं तो लाइम वाटर लेना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमको लाइम वाटर लेना है ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर इस लाइम वाटर में दो टेस्ट ट्यूब में हमको एयर ब्लो करनी है नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स ऑन द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की कल ही हमने देखा था कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा मिल्की यानी उसका जो कलर है वो वाइटिश कलर का हो जाएगा क्यों ऐसा होता है क्योंकि जब लाइम वाटर में यानी CaOH में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो रिएक्शन होगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर यहाँ पे बचा रहेगा तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड अपना कार्बन डाइऑक्साइड अपने मुंह से आता है यू कैन सी दिस फिगर अगर इस फिगर में आप लोग देखो तो ये मुंह से हवा ब्लो कर रहा है और ये हवा जो है इस टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर बी वाली टेस्ट ट्यूब में जा रहा है सो यहाँ पे जो है टेस्ट ट्यूब बी में इट विल टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जम जाएगा बहुत तेजी से ओके यूज द सिरिंज और अ पिचकारी ये देखो पिचकारी ये नॉर्मल होली में जैसी खेलते हैं वैसे पिचकारी है तो जो इंजेक्शन होता है सिरिंज होती है तो उस टाइप का तो उससे भी अगर आप लोग वो फिल करके हवा उसमें से फेंकेंगे तो दैट कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फियर जबकि हमारे मुंह से जो हम ब्लो करेंगे ना एयर वो लंग्स से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में आएगा टू पास एयर थ्रू द सेम फ्रेश वाटर लाइम टेकन इन द अनदर टेस्ट ट्यूब
नोट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। डेफिनेटली ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है बट काफ़ी कम अमाउंट में है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हमारे लंग्स से जो आ रही है, तो ये बी वाली जो टेस्ट ट्यूब है, हमारी लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वो अगर आप देखोगे, एक्सेल करोगे अपनी सांस को, अपना हाथ अपने मुंह के या नाक के पास रखोगे, तो गर्म हवाएं फेंकेगा वो। तो दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाएगा काफ़ी जल्दी से। What does this tells us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? तो हम जो ब्रीथ आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होता है? तो ज़्यादा होता है। लंग्स एक्सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो अंदर जाता है लंग्स में, और यही लंग्स में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरी बॉडी से घूम के आया होता है तो बाहर आता है लंग्स के थ्रू ही। तो यहाँ पे जो लाइम वाटर का जो इक्वेशन है वो कैसा है तो देख लेते हैं। CaOH ट्वाइस, दैट इज लाइम वाटर, एक्वियस सॉल्यूशन। AQ यानी एक्वियस होता है। एक्वियस का मतलब ना पूरी तरह से लिक्विड ना पूरी तरह से सॉलिड, ये सॉल्यूशन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हमने रिलीज किया इसलिए G लिखा है मैंने। CaCO3 प्रोड्यूस होगा। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जल्दी से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट जमा हो जाएंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में हमको दिखाई देगा, एंड वाटर तो इसके अंदर है ही जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो दैट इज द रिएक्शन। यहाँ ये रिएक्शन है कि हाउ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये रिएक्शन है, बहुत सारी जगह पे ये इक्वेशन आएगा, तो इसको खास करके याद रखिएगा। एक्टिविटी 6.5, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। यीस्ट बच्चों आपको पता होगा केक में भी डलता है ये। तो यीस्ट होता है ना, वो क्या काम आता है? तो चीज़ों को फुलाने के लिए काम आता है, स्पंजी बनाने के लिए काम आता है। केक में डालते हैं, खमन ढोकले में डालते हैं, लोचे में डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद वन होल कॉक, फिट द कॉक विद अ बेंड ग्लास ट्यूब, dip the free end of the glass tube into the test tube containing freshly prepared lime water। अगेन लाइम वाटर हमको लेना है, और जो शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन में जब हम यीस्ट डालेंगे तो यीस्ट जो होते हैं, जो कि माइक्रोब्स हैं, फंगी माइक्रोब्स हैं, तो वो शुगर सॉल्यूशन पे एक्ट करना शुरू करेंगे, उसको खाना शुरू करेंगे, एंड बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगेन जब कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर में जाएगा तो इट विल टर्न मिल्की। What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? तो सबसे पहले तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, यानी व्हाइट कलर का हो जाएगा। एंड कितना टाइम लगता है? तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको कम से कम 10 से 15 मिनट में ये हो जाता है। What does this tells about the product of the fermentation? इस प्रोसेस को बच्चों फर्मेंटेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। फर्मेंटेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, तभी फर्मेंटेशन होगा। यानी यीस्ट जो है, यीस्ट अपना काम करेगा, शुगर सॉल्यूशन पे एक्ट करेगा, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस में याद रखना, फर्मेंटेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। We have discussed nutrition in the organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy for various life processes. जो भी हमने खाना खाया वो हमारे किस काम आएगी? तो एनर्जी हमको मिलेगी उससे। बट ये एनर्जी मिलती कैसे है? तो वो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से ये शो करते हैं। Some uses oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water। ये हमारे अंदर होता है। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इस तरह का प्रोसीजर होता है। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बना, जो हमने कार्बोहाइड्रेट वाला जो भी खाना खाया था उसमें से, जब मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है तो वो डेवलप होगा यहाँ पे, और उसके साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे, एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। सम ऑर्गेनिज्म यूज पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कोई कोई जैसे हमने ऊपर में ही देखा यीस्ट वाला जो था, तो यीस्ट ऑक्सीजन का यूज नहीं करता शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मैंने बताया था C6H12O6 है, तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो हर एक स्टेप, चाहे ऑक्सीजन ले चाहे ऑक्सीजन ना ले, बट पहला स्टेप क्या होता है कि ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन होता है।
तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला काम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ही है, तोड़ना उसको into a 3 molecular carbon called pyruvate. बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन. हर एक प्रोसेस, चाहे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला जो प्रोसीजर है उसमें पायरुवेट फॉर्म होता है. पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज में से ही बनता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रोसेस कहाँ होती है? तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide, depend upon the organism. कौन सा organism कैसा respiration कर रहा है. This process take place in the yeast during fermentation. अभी जो ऊपर हमने एक्टिविटी देखी 6.5, तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथेनॉल भी है. ये पूरा डिटेल में भी आएगा. इथेनॉल आपको पता ही होगा, ये एक अल्कोहल कंटेंट है. This process takes place in the yeast during fermentation. Since this process takes place in the absence of oxygen, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, it is called anaerobic respiration. Very important. एरोबिक रेस्पिरेशन वो होगा जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ब्रेकिंग डाउन पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है कि जो ऑक्सीजन लेते हैं तो उनमें जो ये पायरुवेट होता है वो कहाँ ब्रेक डाउन होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ओके, तो ध्यान रखना है. दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 3 मॉलिक्यूल 3CO2 बनाएगा. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें जो जैसे हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग से ट्रांसफर होके ये हमारे ब्लड उसको लेके जाएगा हर एक सेल तक, और हर एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगा और वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. Since this process take place in the presence of air or oxygen, it is called aerobic respiration. The release of energy in this aerobic respiration is lot greater than in the anaerobic respiration. हमने यीस्ट वाला भी एग्जांपल देखा, उसमें जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना वो बहुत कम है, जबकि हमारे अंदर जो एक सेल के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के जो एनर्जी मिलती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनएरोबिक प्रोसेस. Sometimes when there is a lack of oxygen, lack यानी कि कम ऑक्सीजन है बट कम है, in our muscle cells ऐसा बहुत बार होता है, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also known as 3 carbon molecule. This builds up lactic acid in our muscles during sudden activities causes cramps. अब इसका सीधा एक एग्जाम्पल दूं तो हमने एक बहुत ही भारी चीज हाथ में उठा के रखी है, तो ये भारी चीज हम लाइफ टाइम तक उठा के नहीं रख सकते. हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट तक, सपोज के 20 किलो की अगर तुम्हारे हाथ में कोई बोरी है तो 20 किलो की अगर बोरी तुम उठाओगे तो अगर आप छोटे बच्चे हो तो इसको समझो ना कि 1-2 मिनट तक खाली पकड़ के रख सकते हो. उसके बाद आपके हाथ जो है वो जम जाएंगे पूरे. यानी कि वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, क्योंकि हमारे मसल्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है ये काम करने के लिए, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाएगा. और जब लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है तो हमारे हाथ एकदम सुन्न पड़ने लग जाते हैं और वो हाथों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कि वो झंझनाहट सी बोलते हैं ना, तो वैसा हो जाएगा यहाँ पे. तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है. हम एक्सरसाइज अगर करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो इन सब में भी ऐसा होता है. तो बहुत देर तक हम चीज़ों को नहीं, कंटिन्यूस हम जिंदगी भर तक दौड़ नहीं सकते. हमारे पैरों में लैक्टिक एसिड, हमारे पैरों के जो मसल्स हैं उसमें भी लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है. ये प्रोसेस को वेरी इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट के पाथवे में बताया गया है. एग्जाम में बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना. मैंने बहुत सारी डिटेल्स एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको दिमाग में रखनी है. तो लेट्स सी दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 मार्क में पूछ सकते हैं. सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे C6H12O6. ये कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा. पायरुवेट क्या है, तो ये टूटा है 3 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है. तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है, तो पायरुवेट का फॉर्मूला है C3H4O3. अगर इसका केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो CH3COCOOH ये है. ओके, तो ये मैंने एरो भी किया हुआ है, ये ध्यान से देख लेना यहाँ पे. ओके, तो सबसे पहली प्रोसीजर साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में, जहां ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है.
किसी भी तरह का कोई भी हो ये ऑर्गेनिज्म, उसमें सबसे पहली प्रोसीजर तो ये ही होती है। यहाँ पे किसी भी ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला जो स्टेप है वो एनएरोबिक स्टेप कहलाएगा। एंड सम एनर्जी इज रिलीज, पहली थोड़ी बहुत एनर्जी। नाउ फर्दर, अब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये ब्रेकडाउन के लिए, तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यीस्ट हमने ऊपर ही देखी एक्टिविटी में, यीस्ट में ऐसा होता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं, तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, C2H5OH। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कितनी एनर्जी बच्चों, तो 2 ATP मॉलिक्यूल जितनी। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नीचे आएगा, मैंने वापस स्पेलिंग भी लिखा हुआ है नीचे, तो याद रखना। तो ये था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक यानी कम, ऑक्सीजन है बट कम है, तो वो कहाँ होता है, अपने मसल सेल्स के अंदर होता है। तो उसमें क्या डेवलप होता है बच्चों, तो उसमें अभी हमने देखा लैक्टिक एसिड डेवलप होता है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C3H6O। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मूला C3H6O। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा है, CH3CH बॉन्ड OH बॉन्ड COOH, इस तरह से इसको रीड किया जाता है। ओके, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी काफ़ी कम एनर्जी होती है, जस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी रिलीज होती है। एंड थर्ड वन विच इज़ वेरी फेमस, जो हमारे अंदर होता है ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें होता है। तो एंड प्रोडक्ट्स क्या है इसके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो कितनी एनर्जी, 38 ATPs जितनी एनर्जी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन होता है, तो 38 ATP जितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो सोचो करोड़ों ग्लूकोज एटम अगर ब्रेक डाउन होंगे अपनी बॉडी में, जो कि डेली बेसिस पे हर टाइम होते ही रहते हैं, तो कितनी सारी हमको एनर्जी मिलेगी। ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जो बैठे हो अभी, आप पूरे दिन का जो काम करते हो, भागा दौड़ी उठा पटक जो भी सब करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में एनर्जी लगती है। तो 38 ATP कितनी बराबर है, तो 686 किलो कैलोरी जितनी है। ये सब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना। तो अगेन ये मैं आपको वापस से एक बार डिस्क्राइब कर लेता हूँ क्या है ये। तो इस प्रोसेस को पहले तो ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लूकोज से पाइरुवेट कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इन्वॉल्विंग दैट ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल. Now pyruvate will convert in different organisms differently. In absence of oxygen, it will produce ethanol, carbon dioxide and 2 ATPs energy. Anaerobic respiration. In lack of oxygen means when oxygen is less, in our muscle cells this process takes place, and the end products are lactic acid and 2 ATP of energy. In presence of oxygen, which is called as aerobic respiration, the end products are carbon dioxide, water, and 38 ATP energy, that is 686 kilocalorie of energy. All the formulas I have mentioned over here, it is very important. You need to remember all these formulas as well. Okay, तो ये फ्लो चार्ट का डायग्राम ही 3 मार्क में पूछते हैं, and it is very very important. The energy released during cellular respiration is immediately used up to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all the activities in the cell. जो ये ATP बनता है बच्चों, ये सेल के सारी एक्टिविटीज में काम लगता है। जैसे प्रोटीन्स बनाना हो गया, अपनी बॉडी में कई तरह के प्रोटीन्स बनते रहते हैं। इन दिस प्रोसेस ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can be derived which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी ली जाती है, अपनी बॉडी की हीट एनर्जी होती है वो यूजअप होती है और काम हम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे भागना है तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अगर रनिंग करनी है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब उसके लिए अपनी बॉडी में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब एटीपी का यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। एटीपी, पहले तो मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिखा दूँ। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इससे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कम भी होता है, एडीपी, उसका है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो दोनों चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना।
What is ATP? ATP is the energy currency for most the cellular process. ज़्यादातर सेलुलर प्रोसेस की जो भी प्रोसेसेस होती है वो ATP की वजह से ही होती है. अगर ATP नहीं फॉर्म होगा तो हमारे सेल में किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी मिलेगी नहीं. The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecules. Okay, so ATP is the energy currency for most the cellular process. The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. Inorganic phosphate का मतलब क्या होता है? अकेला phosphate molecule. Phosphate यानी PO4. PO4 molecule को phosphate बोलते हैं. तो जब ADP, जब दो मॉलिक्यूल वाले एडिनोसाइन में एक और फॉस्फेट ऐड होगा तो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी जो कि सेल से मिलती है, तो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में. Endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reaction. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. एक ATP मॉलिक्यूल जब टूटता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. एक मोल का मतलब यहाँ पे बच्चों ये होता है दैट जितने एटम, से फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन के जब 12 ग्राम होगा तो इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो 30.5 किलो जूल जितनी एनर्जी निकलेगी, किलो जूल्स वाली. तो ये फिलहाल इस नंबर को खाली आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग एनर्जी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. Think of how the battery can provide energy for the different kind of uses. It can use to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करके अलग अलग मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज अप कर सकते हैं, वैसे ही ATP कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, अपने मूवमेंट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, अपनी बॉडी में कई तरह के प्रोटीन बनते हैं उसको बनाने के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, अपनी बॉडी में जो मैसेजेस कन्वे होते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाय का प्याला उठाना है तो ब्रेन मेरे हाथ के मसल्स को मैसेज कन्वे करेगा, तो ये नर्व इम्पल्स जो कैरी आउट होते हैं तो वो भी कौन करवाएगा, तो एनर्जी की वजह से होगा. और ये एनर्जी कौन देता है, तो बच्चों ATP देता है. Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism needs to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plant exchange gases through stomata. हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज करते हैं. And the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with the air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. तो प्लांट्स में हमने देखा था कि डिफ्यूजन मेथड से इनटेक एंड आउटटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है. They can go into cell or away from them and out in air. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant. ये प्लांट को किस तरह का चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो सब एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. तो एक यहाँ बहुत ही अच्छा रीजन दिया हुआ है. एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring, carbon dioxide elimination is the major activity going on. बच्चों एक चीज दिमाग में रखना, दिन भर में कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्लांट्स लेते हैं रात में ऑलमोस्ट उतना ही रिलीज भी करते हैं, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो रात को तो उल्टा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन. तो अगेन प्लांट जो है वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ही देंगे. तो बट जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट देते हैं उससे ज़्यादा वो एक्चुअली एक्वायर कर लेते हैं. ड्यूरिंग द डे द CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज अप फॉर द फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज. तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता बट वो यूज अप कर लेते हैं. इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम. तो ये कौन से दिन के टाइम पे ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals live in the water need to use oxygen dissolved in the water. हम तो नॉर्मली एटमॉस्फेयर से सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन मिल जाता है, बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, हम क्या पानी में सांस ले सकते हैं बच्चों? नेवर. हम पानी में अगर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि अपनी बॉडी उस तरह से अडेप्टेड नहीं है कि पानी के अंदर का ऑक्सीजन अपने ले सके.
तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जैसे फिशेस वगैरह हैं, तो ये पानी के अंदर का डिजोल्व ऑक्सीजन ही लेती है। अगर तुम मछली को बाहर निकालोगे, उसको बोलोगे हवा से बाहर मतलब ऑक्सीजन ले, तो वो ले नहीं पाएगी, वो मर जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी पानी में रहने के लिए अडेप्ट हुई है, हमारी बाहर रहने के लिए अडेप्ट हुई है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी अगेन 6.6 एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। ऑब्जर्व द फिश इन द एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स उनके नेक के पास वो कुछ छेद होते हैं, कुछ ग्रूव्स होते हैं। और द operculum which covers the gill slits, operculum जो पार्ट है फ्लैप जैसा होता है, behind their eyes and open and close. Are the timing of opening and closing of the mouth and the gill slit coordinate in the same manner? तो जब माउथ खुलेगा ना बच्चों, तब गिल स्लिट बंद हो जाएगा, और जब गिल स्लिट खुला होगा तब माउथ बंद हो जाएगा। काउंट द नंबर ऑफ द टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोजेज इन द माउथ इन अ मिनट। एक मिनट में कितना? वी ब्रीथ नॉर्मली इन 1 मिनट, समझो ना कि हम 60 to 70 बार मतलब इनहेल एक्सेल करते हैं, बट जो फिशेस वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा, कम से कम 100-200 बार उनका तो हो जाता है, क्योंकि बहुत ही फास्ट ब्रीथ करते हैं। ऐसा फास्ट ब्रीथ क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ द टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द इन अ मिनट। फिशेस ब्रीथ मच फास्टर देन द ह्यूमंस। तो ऐसा क्यों होता है, तो लेट्स सी। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इज फेयरली लो, पानी में कम ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ होता है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो जो पानी के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका ब्रीथिंग रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन जो चाहिए, तो ऑक्सीजन पानी में कम डिजॉल्व होता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन उनको गेन करना पड़ता है, तो उनको ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है। फिशेस टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास थ्रू द गिल। जो पानी लेते हैं ना बच्चों, वो गिल्स के थ्रू पास करते हैं पानी, पहले मुंह से पानी लेते हैं और गिल्स के थ्रू पास करते हैं, बट गिल्स के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, तो गिल्स इज द साइट वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इन द फिशेस बॉडी बाय ब्लड। Terrestrial organisms use oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have the structure that increases the surface area which in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine यानी बहुत ही छोटे and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ होता है बच्चों, तो लंग्स में होता है। तो लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी लंग्स फूलती है, हमारी चेस्ट कैविटी उभरती है, ऊपर आती है, ऐसा होता है। सो देयर हैव टू बी द पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। In addition, there is a mechanism for moving air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो हमारी बॉडी में बच्चों किस तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 4 मार्क क्वेश्चन। डायग्राम भी इसका आएगा, तो लेट्स सी। बहुत ही सिंपल है। इन ह्यूमन बींग्स, फिगर पीछे आ रहा है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल। हमारा जो नाक है, नॉस्ट्रिल, तो नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, बट नाक से लेते हैं जनरली। एयर पासेज थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। फाइन हेयर, हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं, डस्ट वगैरह से बचाते हैं। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद द म्यूकस। चिपचिपा सा हमारे नाक में एक लेयर भी होता है, थोड़ा लिक्विड टाइप का, जो हमारे डस्ट वगैरह को रोक के रखता है, हमारे अंदर लंग्स तक जाने नहीं देता, which helps in this process. From here the air passes through the throat, हमारा जो विंड पाइप है वहां से जाता है थ्रॉट, एंड इनटू द लंग्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, अगर आप अपने गले पे हाथ लगाओगे, ऊपर नीचे जरा महसूस करोगे, तो आपको रिंग्स महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि हड्डियां वहां पे रिंग्स के फॉर्म में है, आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट। दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। आप अगर ऊपर नीचे सर करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो कार्टिलेजेस है, जो थ्रॉट का जो नेक रीजन है, वो बेंड नहीं होने वाला है, यानी आपका एयर का जो पैसेज है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, कोलैप्स नहीं होगा। तो ये आपका डायग्राम है बच्चों। डायग्राम पे मैं बाद में आता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब लंग्स में क्या होता है, विद इन द लंग्स
The passage divides into smaller and smaller tube which finally terminates into the balloon-like structure called alveoli. Very important. आपको alveoli दिखा दूं? चलो पहले डायग्राम ही देख लेते हैं. ये अपना नेजल कैविटी, नाक, यहाँ से सांस अंदर जाती है, और ये माउथ कैविटी जहाँ से अपने खाना खाते हैं. ये दोनों मीट करते हैं अपने थ्रॉट रीजन, ये वाले रीजन में मीट करते हैं. अब ये है अपना कार्टिलेज, जो ट्रैकिया है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं. फूड पाइप अलग होता है बच्चों, और विंड पाइप अलग होता है, दोनों अलग अलग पाइप्स होते हैं. ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, आप देख सकते हो राउंड राउंड सर्कल में है. ओके. यहाँ जो गले का पार्ट है, यहाँ होता है फेरिंग्स. फेरिंग्स यानी कि अपना जो थ्रॉट है वो, जबकि लैरिंग्स जो है उसी के नीचे लैरिंग्स है. लैरिंग्स को बच्चों वोकल बॉक्स या तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं. स्वर पेटी, इसको ऐसा, अपना जो साउंड आता है वो यहाँ से आता है. ये जो आप देख सकते हो पूरा बड़ा पिंकिश कलर का, दैट इज लंग्स. और लंग्स कवर अप है ये रिब्स से. ये रिब देख रहे हो ना, रिब्स. ये रिब केज है जो कि स्केलेटल हो गया. ओके. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. दिस पर्टिकुलर ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. इन दोनों पार्ट्स को मेन ब्रोंकिल्स बोलते हैं, एंड दिस ब्रोंकिल्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस. तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल, स्मॉलर ब्रांचेस. एंड ब्रोंकियोल्स फाइनली कन्वर्टेड इनटू एल्वियोलर सेक, यानी कि एल्वियोलाई. तो आप देख सकते हो ये ब्रोंकिस की ब्रांच है, और एक छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो. इसके कनेक्शन में होती है ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरी से जुड़ा हुआ रहता है. यहाँ पे ऑक्सीजन आता है जो हम सांस लेते हैं, वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन गेट्स ओवर हियर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स फ्रॉम हियर टू द लंग्स टू आउटसाइड द नेजल कैविटी. ओके. तो इस तरह का ये लंग्स अपनी बढ़िया देख सकते हो, और ये रिब्स है, जो हड्डियां जो है वो रिब्स हैं. ये नीचे एक और चीज दिया, डायफ्राम. डायफ्राम देखो, ये ब्राउन कलर का जो दिया ना डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है इस तरह से, और जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो डायफ्राम जो होता है वो कर्व हो जाता है इस तरह से. ओके. तो लेट्स सी. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminates into a balloon-like structure, which are called alveoli. Alveoli इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे balloon-like structure हैं. The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. Exchange of gases यानी carbon dioxide and oxygen. The walls of the alveoli contain an extensive network of the blood vessels. जैसे मैंने बताया कि ये जो पार्ट है इसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं, और ब्लड में जो अपना हेमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है. As you have seen in the earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. मैंने बताया आपको कि जब हम सांस लेते हैं तो अपना डायफ्राम, ये जो कर्व दिख रहा है ना, वो इस तरह से फ्लैट हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो वापस से कर्व हो जाता है. तो कर्व क्यों होता है? जब ये फ्लैट होता है इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर सक्शन क्रिएट हो रहा है. सक्शन क्रिएट हो रहा है मतलब क्या? सांस अंदर आएगी लंग्स के अंदर, ऑक्सीजन भरेगा अंदर. And the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, the air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli. तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो भर जाएंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन आ चुका है सांस लेने पे. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and oxygen in the alveoli air is taken up by the blood. So in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells of the body. अब होगा क्या? ये जो स्ट्रक्चर देख लियो एल्वियोलार का या एल्वियोलाई, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा और अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आएगा. तो दोनों गैसेस का एक्सचेंज यहाँ एल्वियोलार पे ही होता है. During the breathing cycle, when the air is taken in and out, the lung always contain a residual volume of air. 1 लीटर से 1.2 लीटर जितना एक्सेस ऑफ एयर रहता है. जब हम पूरी की पूरी सांस भी छोड़ देंगे ना बच्चों, तो तुरंत हम लोग, ऐसा नहीं है कि तुरंत हमको सांस चाहिए ही चाहिए. अगर आप ट्राई करो ना तो कम से कम 10 से 20 सेकंड तो आप अपनी सांस रोक के रख ही सकते हो. तो इसका मतलब हमारी लंग्स में इनफ ऑफ ऑक्सीजन होता है कुछ समय के लिए. तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. ये फिगर याद रखना बच्चों, 1 to 1.2 लीटर जितना रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है. So there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released.
When the body size of the animal is large, हम जैसे जो होते हैं, the diffusion pressure alone cannot take care of the oxygen delivery to all the part of the body. अगर जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि डिफ्यूजन के थ्रू, या प्लांट्स में हमने देखा डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिया दिया जाता है, तो हमारे जैसी लार्ज अगर बॉडी होती है, ह्यूमन जैसे बड़े ऑर्गेनिजम्स अगर होते हैं, तो डिफ्यूजन प्रोसेस खाली इनफ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो कलेक्ट करे ऑक्सीजन और हर एक सेल तक पहुंचाए. Instead, respiratory pigment takes up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it. तो एक respiratory pigment जिसको हम hemoglobin बोलते हैं, in human being the respiratory pigment is hemoglobin, very important, hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. Oxygen affinity का मतलब attraction. जैसे ही hemoglobin ऑक्सीजन को देखेगा ना, ये तुरंत उसको पकड़ लेगा और ऑक्सीजन लेके वो हर एक सेल तक जाएगा, क्योंकि वी आर नोइंग दैट ब्लड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मटेरियल. अपना जो बॉडी का ब्लड है पूरी बॉडी में घूमता है, हर एक सेल तक जाता है वो. तो ये जो ब्लड है ऑक्सीजन लेके हर एक सेल तक पहुंचाएगा और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेके वापस सेल से लंग्स तक पहुंचाएगा. तो ये दोनों काम कौन करता है बच्चों? तो ये हेमोग्लोबिन करता है. दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ये ब्लड के हेमोग्लोबिन किस में होता है? तो आरबीसी में होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen and hence it is mostly transported in the dissolved form in the blood. तो दैट वाज द प्रोसेस. इसमें कुछ नाम है वो भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं. आरबीसी को केमिकली क्या बोलते हैं? सॉरी, बायोलॉजिकली इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, याद रखना. डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. एंड ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? तो लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. ये तीन नाम आपको याद रखना है. इसके अलावा दो टॉपिक और है इसमें. एक होता है ग्लॉटिस. ग्लॉटिस जो होता है क्या होता है? इट ओपन्स इन द विंड पाइप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. हम जो भी बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, तो ये ग्लॉटिस एक फ्लैप होता है, जैसे कवर टाइप होता है. तो ये मूव होता है जिसकी वजह से आवाज निकलता है. तो ग्लॉटिस ये है. एंड एपिग्लॉटिस क्या होता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द कार्टिलेजिनियस फ्लैप ऑन द टॉप ऑफ द ग्लॉटिस. ग्लॉटिस के थोड़ा सा ऊपर होता है. दैट प्रिवेंट्स द फूड एंटरिंग इनटू द लैरिंग्स, यानी वॉइस बॉक्स में जाने से रोकेगा वाइल स्वेलोइंग द फूड. समझो एक चीज को, जब भी हम खाना निगलते हैं ना बच्चों, तो ग्लॉटिस बंद हो जाएगा. हम खाना निगलते वक्त कुछ भी बोल नहीं सकते. और अगर गलती से आप लोग खाना खाते खाते बोलते हो, निगलते वक्त बोलते हो, तो खाना है ना विंड पाइप में जाने के चांसेस रहते हैं. फिर आपको खांसी होगी. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, नॉर्मल इसको उधरस बोलते हैं. खाते टाइम अगर बहुत ज़्यादा अचानक से खांसी आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खा रहे होते हैं तो कुछ कुछ फूड पार्टिकल विंड पाइप में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से सांस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है कुछ टाइम के लिए और हमको जोर जोर से खांसी आती है. ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट आप दिमाग में रखना. ठीक है. एंड दिस वन, इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, ये एल्वियोलर सरफेस, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर थे, अगर उसको बाहर फैलाया दिया जाए, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर. 80 मीटर स्क्वायर जितना एरिया. 80 मीटर स्क्वायर अगर आप देखोगे ना, तो अपने घर जितना एरिया हो जाता है. हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? अपनी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है? तो वो काफ़ी कम है, 6 फुट जैसा मेरा है. तो ये 80 मीटर स्क्वायर, इसको फैलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाता है. Consider how efficient exchange of gas becomes because of the large surface available for the exchange of the gases take place. If diffusion were to move oxygen in the body, it is estimated that it would take 3 years for the molecule of oxygen to get off our toes from our lungs. अगर सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने जैसी कॉम्प्लेक्स बॉडी में अगर ऑक्सीजन पहुंचाना होता ना, तो 3 साल लगते एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लंग्स से लेके हमारे पैर के सेल्स तक पहुंचाने के लिए. तो आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हेमोग्लोबिन? डेफिनेटली हमको खुश होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा हेमोग्लोबिन है जो सेल्स में ऑक्सीजन को तुरंत के तुरंत पहुंचा देता है जैसे ही लंग्स में आता है. ओके, सो आई वुड लाइक टू रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अगेन. आप ध्यान से समझना, डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेजल पैसेज और माउथ कैविटी. नेजल पैसेज जनरली हम लोग एयर सक करते हैं. इन नेजल पैसेज देर आर फाइन हेयर्स, पतले पतले हेयर होते हैं, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल.
Along with that, a mucus layer is there which also protect from the dust particle entering in the lungs. Then the air comes through this trachea, that is windpipe, and windpipe is covered with the rings of cartilage so that the windpipe doesn't get collapse. Before the windpipe, here is pharynx and larynx. Pharynx is the throat region, trachea, and the larynx is the voice box from where our sound is produced. Here, यहाँ पे ये जो part है ना, यहाँ पे glottis and epiglottis होता है. Glottis is a flap which is used for the production of sound, responsible for the production of sound, while the epiglottis is used to cover the glottis when we are swallowing the food. जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो ग्लॉटिस को वो ब्लॉक कर देगा ताकि खाना विंड पाइप में ना घुस जाए, तो इसलिए खाते टाइम कभी भी बात नहीं करनी चाहिए. Then the air is passing through the bronchis, then it converted into a branch like structure. आप देख सकते हैं branch like structure into bronchioles, and finally this bronchioles converted into this alveolar sac. कई सारे balloon like structure alveolar sac होते हैं यहाँ पे. Here the exchange of gases take place. यहाँ पे exchange of gas होता है. जो ऑक्सीजन आया लंग से होता हुआ यहाँ पे एल्वियोलर सैक तक आया, ऑक्सीजन यहाँ से सेल तक जाएगा, हर एक सेल तक बॉडी के, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हर एक बॉडी के सेल तक यहाँ पे पहुंचाया जाएगा. तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एल्वियोलर सैक. तो लंग्स है, रिब्स जो होते हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. डायफ्राम, whenever we breathe in, the diaphragm gets flat and the diaphragm gets curve when we exhale the air. Okay, तो डायफ्राम का काम क्या होता है, ये सपोर्टिंग सिस्टम है, डायफ्राम के नीचे स्टमक वगैरह होता है अपना. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. बहुत ही सिंपल है, आपको खाली ये पार्ट्स याद रखने हैं, कहाँ से कहाँ हवा जाती है, क्या करती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, the component of RBC, that is a respiratory pigment that is called hemoglobin, is used to transport oxygen and carbon dioxide to all the parts of the body, that is the cell, all the cell parts of the body. ये पूरे सेल तक जाएगा, एंड देन ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पे वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा. हमने जैसे आगे देखा, पायरुवेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है. सो दैट्स हाउ वी कैन सी that how the oxygen is transferred and how from the food we can produce energy. Okay, तो सबसे ज़्यादा in the presence of oxygen में ही होता है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में completely एनर्जी हमको मिलती है. सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो in presence of oxygen, that is 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, that is 38 ATP molecules के फॉर्म में होती है. ओके, सो दैट वाज द टॉपिक टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज हमने रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक देखा है. इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में रखना, ये वीडियोस मेरे बार बार देखना, तभी आपको समझ में आएगा बहुत बार. ओके, थैंक यू वेरी मच.